चेरनोबिल, अंतहीन रात। 25 अप्रैल 1986 की रात यूक्रेन के उत्तर में एक स्थान पर एक साधारण रात शांतिपूर्वक बीत रही थी, जैसे वो किसी और रात से अलग ही न हो। लेकिन उसी समय अनदेखे ढंग से एक ऐसी घटना शुरू हो रही थी जो मानव इतिहास की दिशा को पूरी तरह बदल देने वाली थी। अचानक एक भीषण गर्जना ने आकाश को चीर दिया और रात की निस्तब्धता को तोड़ डाला। वो युद्ध की तोपों की आवाज नहीं थी, बल्कि मानव की भूल और अहंकार से जन्मा विस्फोट था। जिस क्षण आग की लपटें और काला धुआं ऊपर उठे और उनके साथ एक ऐसा रेडियोधर्मी बादल फैला जो अदृश्य मृत्यु को साथ लिए हुए था, उसी क्षण से दुनिया फिर कभी वैसी नहीं रह सकी जैसी पहले थी। प्रिप्यात एक योजनाबद्ध शहर था जिसे 1970 में एक ऐसे सूने मैदान पर बसाया गया था जहां पहले कुछ भी नहीं था। ये शहर चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कामगारों और उनके परिवारों के लिए बनाया गया था और ये उस आधुनिकता का प्रतीक था जिस पर सोवियत संघ को गर्व था। उसकी सजी हुई सड़कें, नीले और सफेद भवन और सुव्यवस्थित नगर विन्यास ऐसे लगते थे मानो समाजवादी आदर्श को सचमुच आकार मिल गया हो। शहर में स्कूल और अस्पताल, थिएटर और पार्क, एक स्विमिंग पूल और व्यायामशालाएं थीं और लोगों को विश्वास था कि ये स्थान लंबे समय तक सुरक्षित और स्थिर बना रहेगा। प्रिप्यात की सड़कों पर बच्चों के साइकिल चलाने और परिवारों के टहलने के दृश्य मानो हर दिन की तरह ही खुलते थे और युवा माता पिता स्वाभाविक रूप से एक स्थिर जीवन के भीतर उजरे भविष्य की आशा करते थे। शहर की सीमा पर एक मनोरंजन पार्क तैयार किया जा रहा था, जहां विशाल घास के मैदानों को निहारता एक फेरिस व्हील खड़ा था और रंग बिरंगी सवारियां अपने उद्घाटन की प्रतीक्षा कर रही थी। ये बात कि वहां की औसत आयु 26 वर्ष थी, प्रतीक बनकर दिखाती थी कि वो शहर कितना युवा, जीवंत और आशा से भरा हुआ था। कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था, सपने में भी नहीं, कि यही शहर बहुत जल्द एक भूतों का शहर बन जाएगा। चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र एक विशाल परिसर था जो सोवियत परमाणु उद्योग का प्रतीक माना जाता था। लोगों का विश्वास था कि वहां सस्ती, स्वच्छ और लगभग असीम ऊर्जा उत्पन्न होती है और वे उसे भविष्य का ईंधन कहते थे। उस संयंत्र से निकली बिजली पास के घरों, स्कूलों, अस्पतालों और औद्योगिक संस्थानों तक पहुंचती थी और पूरे क्षेत्र को गतिमान रखने वाले एक महान हृदय की तरह काम करती थी। फिर भी उसी के साथ यह सच भी मौजूद था कि यदि परमाणु शक्ति का सही प्रबंधन न किया जाए तो उसमें साधारण कल्पना से परे छिपे हुए खतरे भी होते हैं। चेरनोबिल संयंत्र में एक ही प्रकार के कई आरबीएम के रिएक्टर लगाए गए थे। उस समय 4 इकाइयां चल रही थीं और दुर्घटना होने तक बाकी 2 अभी निर्माणाधीन थीं। ये विशाल परिसर सोवियत परमाणु उद्योग की तकनीकी शक्ति और राष्ट्रीय गौरव को दिखाने वाले प्रतीक की तरह दिखाई देता था और आसपास का इलाका उसकी ऊर्जा पर निर्भर था। लेकिन जितना बड़ा और जटिल कोई तंत्र होता है, उतना ही एक छोटा सा दोष पूरे ढांचे को हिला सकता है और चेरनोबिल में ठीक ऐसी ही कमजोरी मौजूद थी। वो कमजोरी दृष्टि से ओझल रहकर चुपचाप बढ़ रही थी, एक ऐसे जोखिम की तरह जो एक दिन अपनी कीमत जरूर मांगने वाला था। चेरनोबिल में लगाए गए आरबीएम के रिएक्टरों में गंभीर संरचनात्मक खामियां थीं और विशेष रूप से यह तथ्य कि शक्ति घटने पर वे और अधिक अस्थिर हो जाते थे, खतरनाक परिस्थितियों में दुर्घटना की संभावना बढ़ाने वाला कारण था। इसके अतिरिक्त रिएक्टर के भीतर प्रयुक्त ग्रेफाइट में परमाणु प्रतिक्रिया को बहुत बढ़ा देने का गुण था, इसलिए यदि नियंत्रण डगमगाता तो प्रतिक्रिया अपेक्षा से कहीं अधिक हिंसक रूप से बढ़ सकती थी। सबसे घातक बात यह थी कि दुर्घटना की स्थिति में विकिरण को पूरी तरह बंद रखने के लिए पर्याप्त रोग संरचना मौजूद ही नहीं थी। ये दोष जनता की नजर से छिपे हुए खतरे बने रहे और बाहर से मजबूत दिखाई देने वाली व्यवस्था को भीतर ही भीतर कमजोर करते रहे। दुर्घटना से पहले भी स्थल पर कार्यरत तकनीशियनों और अभियंताओं ने कई बार रिएक्टर के खतरों की सूचना दी थी और विशेष रूप से कम शक्ति पर अस्थिरता तथा कुछ परिस्थितियों में उसके खतरनाक व्यवहार को लेकर बार बार चिंता जताई गई थी। लेकिन प्रबंधकों और सरकारी अधिकारियों ने इन चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया और सुरक्षा से पहले उत्पादन लक्ष्य तथा राजनीतिक दबाव को रखा गया, जबकि कोई समस्या नहीं है जैसे शब्द अधिक आसानी से स्वीकार कर लिए गए। परिणाम स्वरूप चेरनोबिल संयंत्र चलता रहा और प्रिप्यात शहर भी बढ़ता और फलता फूलता रहा। विनाश के बीज साफ तौर पर उग रहे थे, पर किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की और किसी को ये विश्वास भी नहीं था कि उन्हें रोका जा सकता है। 25 अप्रैल 1986 की रात चेरनोबिल संयंत्र के रिएक्टर संख्या 4 में सुरक्षा प्रणालियों की जांच के लिए एक परीक्षण की योजना बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य यह देखना था कि बिजली पूरी तरह चले जाने पर भी टरबाइन की जड़ता कितनी देर तक ऊर्जा दे सकती है।
स्थल पर मौजूद तकनीशियन और प्रबंधक इसे एक साधारण प्रक्रिया मानते थे जिसे जल्दी समाप्त कर लिया जाएगा, और क्योंकि पहले भी ऐसे प्रयास किए जा चुके थे, इसलिए यह वातावरण था कि यह कोई बड़ी समस्या नहीं बनेगी। फिर भी कोई यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यही परीक्षण मानव इतिहास की सबसे गंभीर परमाणु ऊर्जा दुर्घटना का कारण बन सकता है। उस रात ने साधारण कामकाज का चेहरा पहन रखा था, लेकिन वास्तव में वो एक ऐसी रात थी जब आपदा का द्वार चुपचाप खुल रहा था। जैसे जैसे परीक्षण आगे बढ़ा, अनपेक्षित समस्याएं सामने आने लगी, लेकिन जिम्मेदार लोगों ने आगे बढ़ते रहने का फैसला किया और सुरक्षा नियमों तथा मानक प्रक्रियाओं को एक एक करके नजरअंदाज किया जाने लगा। रिएक्टर की शक्ति सामान्य सीमा से बहुत नीचे खतरनाक स्तर तक गिर गई। नियंत्रण कक्ष के उपकरण अस्थिर रूप से कांपने लगे और चेतावनी अलार्म बार बार बजने लगे। लेकिन परीक्षण रुका नहीं और बस थोड़ा और जैसी सोच जमा होती गई, जिससे संकट पर संकट जोड़ने वाले फैसले लगातार लिए जाने रहे। रिएक्टर नियंत्रण से बाहर की स्थिति में और गहराई तक फिसल रहा था, एक ऐसी दिशा में लुढ़कता हुआ जहां वो अब खुद पर ब्रेक भी नहीं लगा सकता था। 26 अप्रैल 1986 को रात 1:23 पर रिएक्टर के भीतर एक तीव्र श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू हुई, और जब दबाव तथा ताप नियंत्रण से बाहर बढ़ने लगे, तब वे यंत्र भी ठीक से काम नहीं कर सके जो सामान्यतः सुरक्षा तंत्र के रूप में कार्य करते थे। वॉल्व और नियंत्रण प्रणालियां असफल हो गईं, और यद्यपि आपातकालीन बंद करने का बटन दबाया गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर एक चकाचौंध कर देने वाली चमक के साथ एक भीषण विस्फोट हुआ। ये केवल एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि वो क्षण था जब दुनिया ने परमाणु महाविनाश को वास्तविकता के रूप में देखा। विस्फोट के साथ रिएक्टर संख्या 4 की पूरी इमारत हिंसक रूप से कांप उठी। 1000 टन से अधिक वजनी प्रबलित कंक्रीट की छत हवा में उछल गई, और उसके बाद हुए विस्फोटों ने रिएक्टर के केंद्र को लगभग नष्ट कर दिया, जिससे वह पूरी तरह खुला रह गया। आग का एक ऊंचा स्तंभ उठ खड़ा हुआ और रेडियोधर्मी ग्रेफाइट के टुकड़े तथा परमाणु ईंधन के कण आकाश में बिखर गए, जबकि अदृश्य विकिरण चारों दिशाओं में फैल गया और उसी क्षण से हवा स्वयं खतरा बन गई। रिएक्टर संख्या 4 नियंत्रण से बाहर की दशा में जलता रहा। वो केवल आग नहीं थी, क्योंकि उन लपटों के भीतर वे घातक चीजें भी जल रही थीं जिन्हें मानव आंखें देख नहीं सकती। विस्फोट स्थल से केवल 3 किलोमीटर दूर प्रिप्यात में हजारों बच्चे शांति से सो रहे थे, और परिवारों को विश्वास था कि अगला दिन भी एक साधारण दिन ही लेकर आएगा। लेकिन ठीक उसी क्षण एक घातक रेडियोधर्मी बादल हवा के साथ चुपचाप शहर की ओर बढ़ रहा था, और एक अदृश्य, निःशब्द, गंधहीन मृत्यु स्वयं हवा की तरह पास आ रही थी। पूरा शहर सो रहा था, कुछ भी जाने बिना, और वह निस्तब्धता जल्द ही वास्तविकता बनकर लोगों के जीवन पर बिना किसी चेतावनी के उतरने लगी। विस्फोट के तुरंत बाद आग बुझाने के लिए दमकल कर्मी और संयंत्र के कर्मचारी घटनास्थल की ओर दौड़े। उन्हें लगा कि ये केवल एक साधारण औद्योगिक आग है, और वे ठीक से ये भी नहीं समझते थे कि विकिरण का खतरा वास्तव में क्या होता है। बिना किसी सुरक्षा उपकरण के दमकल कर्मियों ने नंगे हाथों से तपते हुए ग्रेफाइट के टुकड़े उठाकर फेंके, और यद्यपि वे वहां केवल कुछ मिनट ही रहे, वही मिनट उनके जीवन भर के भाग्य का निर्णय बन गए। उस थोड़े से समय में उनके शरीर ने घातक मात्रा में विकिरण सोख लिया। बिना जाने वे पहले ही एक ऐसी रेखा पार कर चुके थे जिसे फिर कभी मिटाया नहीं जा सकता था। गंभीर रूप से झुलसा हुआ एक दमकल कर्मी दर्द में आकाश की ओर देखने लगा, और फटे हुए रिएक्टर के ऊपर रात में एक रहस्यमय बैंगनी प्रकाश फैल रहा था। उसने धीमे से कहा कि वो सुंदर है, लेकिन वह चेरेनको विकिरण था, जो अत्यंत तीव्र विकिरण के हवा से टकराने पर बनता है। एक ऐसा दृश्य जिसमें मृत्यु प्रकाश का रूप धारण कर लेती है। उस प्रकाश को देखने वालों में से अधिकतर कुछ ही दिनों में भयानक पीड़ा में मर गए। उस पल की सुंदरता वस्तुतः जीवन पर डाला गया अंतिम भ्रम थी, और ऐसे आतंक का रंग थी जिसे मानवता ने पहले कभी नहीं जाना था। सुबह हुई, लेकिन हवा पहले ही घातक विकिरण से भर चुकी थी, और पूरा शहर, उसकी सड़कें और छतें, उसके पार्क और खेल के मैदान अदृश्य रेडियोधर्मी धूल से ढक चुके थे। फिर भी अधिकारियों की ओर से न कोई चेतावनी आई, न निकासी का कोई निर्देश, और प्रिप्यात के निवासी अपनी दिनचर्या उसी तरह शुरू करने लगे जैसे सब कुछ सामान्य हो, एक भयावह सहजता के साथ। उन्हें तनिक भी आभास नहीं था कि मृत्यु हवा में तैर रही है।
इसलिए सब लोग वैसे ही चलते रहे, उस हवा में सांस लेते हुए जो पहले ही बदल चुकी थी, मानो कुछ हुआ ही न हो। समय बीतने के साथ निवासियों में अजीब लक्षण दिखाई देने लगे और सिर दर्द, उल्टी, मुंह में धातु जैसा स्वाद तथा एक अनकही थकान अधिक से अधिक लोगों में फैलने लगी। लेकिन लोगों को कारण नहीं पता था, अस्पताल स्पष्ट उत्तर नहीं दे सके और बहुतों ने ये सोचकर बात टाल दी कि वे बस ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं और अपना दिन जारी रखा। बच्चे अब भी उस फेरिस व्हील के पास खेल रहे थे जो जल्द खुलने वाला था और परिवार पार्क में समय बिता रहे थे। वो एक साधारण रविवार जैसा दिखता था, लेकिन वही उनका आखिरी रविवार था। विस्फोट स्थल के आसपास सैनिकों और वैज्ञानिकों ने स्थिति को समझने की कोशिश की और जो लोग वहां केवल कुछ मिनट ठहरे वे भी तीव्र उल्टी, जलन और त्वचा की क्षति से पीड़ित हुए, जबकि विकिरण का स्तर मापने की सीमा से भी ऊपर जा चुका था। लेकिन सोवियत अधिकारियों ने घोषणा की कि दुर्घटना नियंत्रण में है और खतरनाक नहीं है। लोगों को सत्य की आवश्यकता थी, पर सत्य को पूरी तरह छिपा दिया गया। इस बीच रिएक्टर संख्या 4 अभी भी भयानक रूप से जल रहा था और विकिरण लगातार बाहर निकल रहा था। सत्य के अभाव में आपदा और तेजी से बढ़ रही थी और मौन ने लोगों को असहाय छोड़ दिया। चेर्नोबिल से निकला रेडियोधर्मी बादल हवा के साथ तेजी से फैल गया। पहले उसने बेलारूस के बड़े हिस्से को दूषित किया, फिर पोलैंड और पूर्वी यूरोप के अनेक भागों में पहुंच गया। कुछ दिनों बाद स्कैंडिनेविया, जर्मनी, इटली और उससे भी दूर स्थानों में रेडियोधर्मी कण पाए गए और पूरा यूरोपीय महाद्वीप एक अदृश्य बादल के नीचे आ गया। लेकिन शुरुआती दिनों में अधिकांश निवासियों को कोई चेतावनी ही नहीं मिली। मौन ने आपदा को और बड़ा बना दिया और खतरा शांत गति से सीमाओं को पार कर गया। विस्फोट के बाद भी रिएक्टर संख्या 4 जलता रहा और विकिरण के फैलाव को रोकने के लिए सोवियत अधिकारियों ने एक अभियान में हेलीकॉप्टर लगाए जो बार बार रिएक्टर के ऊपर रेत, सीसा, बोरिक अम्ल और मिट्टी गिरा रहे थे। लेकिन रिएक्टर के ऊपर की हवा अत्यंत गर्म थी, ऊपर उठती धाराएं अस्थिर थीं और पायलटों को तीव्र गर्मी और विकिरण के बीच एक अदृश्य खतरे के ऊपर उड़ान भरनी पड़ रही थी। इसी अभियान के दौरान एक हेलीकॉप्टर हवा में एक क्रेन की तार से टकरा गया, संतुलन खो बैठा और गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसमें सवार 4 सदस्य तुरंत मारे गए, लेकिन लंबे समय तक उनके बलिदान के बारे में बहुत कम लोगों को पता था। आकाश से वो गिरना एक और अदृश्य बलिदान था, एक ऐसी त्रासदी जो आपदा के ठीक हृदय में घटी। विस्फोट के पूरे 36 घंटे बीत जाने के बाद ही प्रिप्यात के निवासियों तक निकासी का आदेश पहुंचा। घबराहट रोकने के लिए अधिकारियों ने उनसे कहा, आप कुछ दिनों में लौट सकेंगे, और वे शब्द थोड़ी देर की सांत्वना जैसे लगे। इसलिए अधिकांश लोग केवल बहुत थोड़ी चीजें लेकर बसों में सवार हुए, अपने घरों की चाबियां दरवाजों में ही छोड़ गए और मेजों पर रखा भोजन तथा बच्चों के खिलौने तक पीछे रह गए। उन्हें विश्वास था कि वे जल्दी लौट आएंगे, लेकिन ये निकासी स्थायी विदाई बन गई। अंततः कोई भी कभी प्रिप्यात वापस नहीं लौट सका और 3 दिन शब्द वो सबसे क्रूर झूठ बन गया जिसने लोगों को वहां से विदा किया। 27 अप्रैल की दोपहर सैकड़ों बसें प्रिप्यात से निवासियों को लेने पहुंची और लोग अपने घरों के दरवाजे खुले छोड़कर तस्वीरें, खिलौने, यहाँ तक कि मेज पर रखा भोजन भी छोड़कर चले गए, अपने रोजमर्रा के जीवन के सारे निशान पीछे छोड़ते हुए। लगभग 3 घंटों में शहर के सभी 45,000 निवासी वहां से निकल गए और खाली सड़कों से धीरे धीरे गुजरती बसों की अंतहीन कतार वो सटीक क्षण दिखा रही थी जब शहर का जीवन बुझ गया। इस तरह प्रिप्यात केवल एक ही दिन में पूरी तरह छोड़ा हुआ भूतों का शहर बन गया। भविष्य के शहर के रूप में 16 वर्षों में पनपा जीवन केवल कुछ घंटों में थम गया और उसके निशान ही शहर भर में बिखरे रह गए। दुर्घटना को काबू में करने और विकिरण के फैलाव को रोकने के लिए सोवियत संघ के अलग अलग हिस्सों से लाखों नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों सैनिक, मजदूर, दमकल कर्मी और खनिक चेर्नोबिल क्षेत्र में भेजे गए। उन्हें लिक्विडेटर कहा गया, अर्थात वे लोग जिन्हें आपदा को साफ करने और सीमित करने का काम सौंपा गया, और उन्होंने रेडियोधर्मी मलबा हटाया, दूषित क्षेत्रों को साफ किया और सुरक्षात्मक संरचनाएं बनाई, जबकि उनमें से बहुत से लोग पर्याप्त जानकारी पाए बिना ही स्थल की ओर रवाना हुए। सबसे खतरनाक काम रिएक्टर की छत पर हुआ, जहां शीशे की बनियान पहने मजदूर ऊपर जाते थे और केवल 40 से 90 सेकंड के भीतर उन्हें रेडियोधर्मी ग्रेफाइट के टुकड़े फावड़े से हटाकर वापस रिएक्टर में फेंकने होते थे। दूसरे खनिकों ने वेंटिलेशन प्रणाली के बिना रिएक्टर के नीचे सुरंगें खोदी ताकि दूसरे विस्फोट को रोका जा सके, और इस काम के कारण असंख्य लोगों ने जीवन भर का दर्द सहा या अपनी जान गंवाई। विस्फोट के तुरंत बाद रिएक्टर के आसपास लगभग 4 वर्ग किलोमीटर में फैला एक देवदार का जंगल भारी विकिरण के संपर्क में आ गया। पेड़ ऐसे लाल हो गए मानो भीतर से जल गए हों, और उस क्षेत्र को लाल वन कहा जाने लगा।
उसका पारिस्थितिक तंत्र लगभग ढह गया, जानवर बीमार पड़े या मर गए, मिट्टी और पानी गंभीर रूप से दूषित हो गए और वहाँ विकिरण का स्तर आज भी बहुत ऊंचा बना हुआ है। मनुष्यों को होने वाली हानि भी जारी रही। लाखों नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों लोग थायराइड कैंसर, ल्यूकीमिया और अन्य बीमारियों से पीड़ित हुए और जन्म दोषों तथा आनुवंशिक प्रभावों की रिपोर्टें सामने आईं, जिन्होंने पीढ़ियों तक रहने वाले घाव छोड़ दिए। आग बुझने पर चेरनोबिल समाप्त नहीं हुआ। वह एक ऐसे अदृश्य समय में मनुष्यों और प्रकृति को तोड़ता रहा जो आगे भी चलता रहा। आज प्रिप्यात एक भूतों का शहर है, जहां टूटी हुई इमारतें, जंग खा चुके झूले, छोड़े गए स्कूल और अस्पताल वैसे ही खड़े हैं और अप्रैल 1986 के निशान अब भी धूल और मौन में टिके हुए हैं। फिर भी कुछ बुजुर्ग लोग अपनी मातृभूमि को छोड़ नहीं सके और खतरों को जानते हुए भी निषिद्ध क्षेत्र के भीतर लौटकर रहने लगे, क्योंकि उनके लिए यह जगह दूषित भूमि होने से पहले घर है। चेरनोबिल की त्रासदी केवल अतीत की एक घटना नहीं है, बल्कि मानव इतिहास पर उकेरा गया एक गहरा घाव है, एक ऐसी आपदा जो अब भी समाप्त नहीं हुई। वह स्मृति में बनी रहती है और हमें बार बार याद दिलाती है कि प्रकृति की शक्ति के सामने हमें कितना विनम्र होना चाहिए और सुरक्षा तथा जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण है।